तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं आज बिहार बीपीएससी 7th फेज़ टीचर एग्जामिनेशंस के लिए सामाजिक विज्ञान, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस में पॉइंट दिया गया है कि आपसे सामाजिक विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, जैसे सुनने में सामाजिक विज्ञान लगता है, वैसे ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें से अर्थशास्त्र आ जाएगा, बाल मनोविज्ञान से भी आ जाएंगे। उसके बाद मतलब ये एक छोटी सी पॉइंट समझने की कभी भूल मत कीजिएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन 2023 7th फेज़ का होने वाला है, उसमें मैंने आज 50 क्वेश्चन करीब आज के इस पहले सेशंस में, पहले वीडियोज़ में जो सामाजिक विज्ञान का हो उसमें समेटने की कोशिश किया है। जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि आप आंसर हमसे पहले जानते हैं पढ़ने से पहले, तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो लागू हुआ वह 1929 ईस्वी में लागू हुआ था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1929 में इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न है, सर्वोदय शब्द किसकी देन है? सर्वोदय शब्द किसकी देन है? तो दूसरे का सही आंसर है, गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन, समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई, जिसे ब्रिटिश शासक अपने साथ लाए थे, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिर से देखेंगे। प्रश्न कहता है कि परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन, समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई, जिसे ब्रिटिश शासक अपने साथ लाए थे, यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? राइट आंसर है, इसको पश्चिमीकरण कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। सामाजिक विज्ञान को किसी भी कतई किसी भी रूप से आप हल्के में मत लीजिएगा। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको हो सके तो आप कोई किताब सामाजिक विज्ञान का जरूर ले लें और उसके एक एक करके पॉइंट्स पढ़ जाएं, वरना बीपीएससी एक छोटा सा पॉइंट दे दिया, लग रहा है कि छोटा सा सामाजिक विज्ञान ही नहीं, इसमें से क्या आएगा? बहुत कुछ आएगा सर, ये बहुत कुछ उसमें पढ़ना है। सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं या विवादास्पद है? इनमें से कोई नहीं। तो कहता है सांप्रदायिकता जो मानव जीवन के लिए है वह खतरा है या क्या है? तो सही आंसर है, यह एक विवादास्पद शब्द है। तो सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, यह विवादास्पद रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है, वह है जाति। याद रखेंगे, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार जाति को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन बिना क्विट किए हुए आप शुरू से अंत तक जरूर देख जाइए। हम आपसे विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे लिए नहीं आप अपने लिए प्लीज़ इसको देख जाइए और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में होंगे, ऐसा जरूर समझिएगा। संयुक्त परिवार में मनाही है, संयुक्त परिवार में क्या मनाही है? श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, भूमि का बंटवारा, इनमें से सभी। तो संयुक्त परिवार में इनमें से कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं? तो श्रमिक गतिशीलता ये लागू नहीं है, व्यक्तिवाद यानी कि आप स्वतंत्र अकेले नहीं सोच सकते हैं, भूमि का बंटवारा नहीं होगा, ये सभी के सभी ऑप्शन डी आंसर इसका सही होगा। यह किसका कथन है? प्रश्न देखिएगा, यह किसका कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी है? प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। तो प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं, यह कथन किसका है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी है? प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। सही आंसर इसका होगा, यह बात कार्ल मार्क्स ने कहा था। आप ध्यान रखिएगा, समाजवाद का सही परिभाषा इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। जनसांख्यिकी देखेंगे, जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जनसांख्यिकी जो है वह किस भाषा से लिया गया है? राइट आंसर है, जनसांख्यिकी शब्द भाषा ग्रीक से लिया गया है। 8वें का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, एक एक करके हम प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करते जा रहे हैं, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। ग्रामीण एवं नगरीकरण समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण एवं नगरीकरण समुदाय को अलग अलग करने के लिए मुख्य आधार क्या माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय की प्रकृति। याद रखें, ग्रामीण एवं नगरीकरण समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार व्यवसाय एवं प्रकृति होगा, यानी कि व्यवसाय के आधार पर गाँव और नगर के क्षेत्रों को बांटा जाना चाहिए या बांटा जाता है।
अगला क्वेश्चन है फेरा कानून संबंधित है। फेरा कानून किससे संबंधित है? प्रश्न आपके सामने है काला धन से, बाल श्रम से, मद्यपान से या फिर वेश्यावृत्ति से। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन काला धन से। फेरा कानून किससे संबंधित है? तो फेरा कानून का संबंध काला धन से है। सामाजिक विज्ञान एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, हम आपसे कोशिश करेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अधिक से अधिक सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते रहने की कोशिश करते रहना है। प्रश्न है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कैलाश सत्यार्थी, और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो वह समाज कौन सा है जिसमें सेवा विवाह प्रचलित है? हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, जनजातीय समाज में या फिर सिख समाज में? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनजातीय समाज में। आगे प्रश्न फिर से देख लीजिएगा, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? राइट आंसर है जनजातीय समाज में जो है सेवा विवाह का प्रचलन है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 13 नंबर। प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? भील, संथाल, खासी और चौपाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि चौपाल कोई जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है बाल लिंगानुपात क्या होता है? प्रश्न है कि बाल लिंगानुपात क्या होता है? 0 से 15 आयु वर्ग के प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, उसके बाद 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 0 से 15 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या फिर 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है? बाल लिंगानुपात क्या है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें दिए गए जो ऑप्शन दोस्तों वह है कि 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाल लिंगानुपात के नाम से जानेंगे। जो ऑप्शन के हिसाब से है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये ना कहेंगे कि इसमें बालक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो अगर बालक शब्द का प्रयोग अगर किया गया होता, दिए गए ऑप्शन में से चुन लेना है तो ये ऑप्शन होगा। अगर बालक शब्द का प्रयोग किया गया तो ये ऑप्शन से नहीं दिया गया होता, ध्यान रखिएगा। भूमंडलीकरण का एक का प्रमुख आधार है। तो भूमंडलीकरण का निम्नलिखित में से कौन अधिकार है? भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? 15 का सही आंसर होगा वह है भौतिकवादी दर्शन। तो कहता है भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है? भौतिकवादी दर्शन इसका प्रमुख आधार है। 16 नंबर क्वेश्चन है कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा। यह कथन किसका है? प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न को ध्यान से देखिए कि कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या न हो। यह कथन किसका है? 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर.बी. पांडे का। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है। तो उदार राष्ट्रीयता का काल कब कहा जाता है? 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1885 से 1905 ईस्वी को उदार राष्ट्रीयता का काल कहा गया है। 1885 से 1905 ईस्वी को दोस्तों उदारता का राष्ट्रीय या उदार राष्ट्रीयता का काल माना गया है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न आपके सामने बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था? तो बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो अभी तुरंत इसका सही आंसर पढ़े थे और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैलाश सत्यार्थी। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है? प्रश्न आपके सामने बहुत ही खूबसूरत है कि निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की धार्मिक सिद्धांतों की वकालत की है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और वह है ऑप्शन नंबर ए होकाट एवं सेनाट ने। प्रश्न को ध्यान से देखिए, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की थी? होकाट एवं सेनाट ने। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है? भारत में सांप्रदायिकवाद का मुख्य कारण कौन है? अपराधी मनोवृत्तियां, निर्धनता एवं बेरोजगारी, राजनीतिक स्वार्थ। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक स्वार्थ जो है भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है? निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का मुख्य
तत्व कौन सी है? विभेदीकरण में वृद्धि, धार्मिकता का ह्रास या तार्किकता में वृद्धि या उपर्युक्त सभी के सभी सही आंसर है। तो राइट आंसर है सभी के सभी। तो धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व विभेदीकरण भी है, धार्मिकता का ह्रास भी है और तार्किकता में वृद्धि भी है। आज चलते हैं दोस्तों 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और 22वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है? निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है? बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको सामाजिक विज्ञान में बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। याद रखिए, सामाजिक विज्ञान को छोटा मोटा कंटेंट मत समझिए, यह एक बहुत बड़ा कंटेंट होता है। इसको पढ़ने की जरूरत होती है, इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीज़ें यहीं से फंसती हुई नजर आ जाएंगी। निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है? परिहार, वर्गीकृत संज्ञाएं, परिहास संबंध, माध्यमिक संबोधन। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्गीकृत संज्ञाएं जो है वह नातेदारी की रीतियां नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जाति नहीं है? ब्राह्मण, शूद्र, कुशवाहा या रविदास। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से कि निम्न में से कौन जाति नहीं है? तो शूद्र कोई जाति नहीं है, यह एक प्रकार की, कुशवाहा, रविदास ये सभी की जातियां हैं, लेकिन शूद्र कोई जाति नहीं है। ये आप लोग बताएंगे कि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए। आगे बढ़ते चलते दोस्तों कि यह किसका कथन है कि जन संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुंचाया जाता है? यह किसका कथन है कि जन संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुँचाया जाता है? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह विचार विल्सन का है दोस्तों। आगे है प्रश्न 25 नंबर। प्रश्न कहता है कि भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है? तो भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है? राइट आंसर हो जाएगा 25वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसाधन को, ज्ञान को और तकनीकी को, इन तीनों को पहुँचाने की प्रक्रियाएँ जो होती हैं वो भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य होती है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज लागू होना शुरू हुआ? तो याद रखेंगे, फिर से प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ? 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1965 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति समूह अपने से उच्च जाति, प्रायः द्विजाति के रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जातीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। देखिएगा, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने से उच्च जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जातीय स्थिति को ऊपर उठाने की प्रयास करती है? इसका 27वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृतिकरण। यह जातीय स्थिति को उठाने का प्रयास करती है, यह संस्कृतिकरण के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2006 का मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है। 2006 का मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांप्रदायिकता का। तो 2006 का मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है, सांप्रदायिकता का एक प्रमुख कारण है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? तो इस 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अनुच्छेद नंबर कितने में? 335 में इसका वर्णन किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास योजना सेवा प्रारंभ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह 1975 में प्रारंभ किया गया है। तो भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 1975 ईस्वी में। आगे है प्रश्न 31 नंबर। हिंदू विवाह का कौन सा परस्पर प्रेम पर आधारित है? हिंदू विवाह का कौन सा परस्पर प्रेम पर आधारित है?
तो अलग अलग प्रकार की हिंदू विवाह के प्रचलन हैं, उसमें गंधर्व, प्रजापत्य, असुर या राक्षस, ये कई प्रकार की उसमें चीज़ों का वर्णन किया गया है। जब आप सामाजिक विज्ञान को डिटेलिंग पढ़ेंगे तो उसमें सभी चीज़ें आएंगी। 8 या 9 प्रकार की ऐसे विवाहों की चर्चा की जाती है, उसमें से 4 विवाह दिया गया है। और कर प्रेम पर आधारित वो कौन सा विवाह है? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंधर्व जो विवाह प्रणाली है हिंदू विवाह प्रणाली में वह प्रेम पर आधारित है। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न आगे है और देखेंगे ध्यान से, थोड़ा छोटा कर लेते ताकि सभी ऑप्शंस आ जाएं। प्रश्न है कि सभी श्रमिक संघों को एक मंच पर लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने किस संगठन की स्थापना की? सभी श्रमिक संघों को एक मंच पर लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने किस संगठन की स्थापना किया था? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय श्रमिक संघ केंद्र का उन्होंने संगठन का स्थापना किया था। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 33 नंबर प्रश्न है, देखेंगे ध्यान से, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया? समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण निम्नलिखित में से किसने किया है? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंथनी गिड्डेंस ने जो है इसकी स्थापना किया, विश्लेषण किया है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि यही सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है। गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था? गांव एक प्रकार का लघु गणराज्य है, यह कथन किसका है? ये मेटकॉफ का अपना कथन है कि गांव एक लघु गणराज्य है, ये मेटकॉफ ने कहा था। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में जो सही है उस पर चिन्ह लगाएं। पंच क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस हम कोशिश करेंगे कि लाने की प्रयास करें। निम्न में से कौन सा सही पर आप चिन्ह लगाइए। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न था ये 35 नंबर और 35 नंबर को एक बार ध्यान रखना है, निम्न में से सही पर आपको चिन्ह लगाने हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा कि सही पर इसका चिन्ह लगाना है, तो यहाँ देखेंगे पंचायत का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है, ये गलत कथन है, 5 वर्षों के लिए होंगी। 6 वर्षों के लिए नगर पंचायत में होते हैं, लेकिन पंचायत के लिए ऐसे पंचायत का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है, ये भी गलत है, लेकिन पंचायत का काल जो है 5 वर्षों के लिए होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 35 का सी। 35 का सी। बहुत सारे चीज़ ऐसे होंगे जो लॉजिकल होंगे आपके एग्जाम्स में, देखते ही आपको आंसर पता होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के ऐसे लगेंगे कि यार ये तो सुने ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। उस कंडीशंस में अपने आप में धैर्य बनाने की कोशिश करना, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है साहब। आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है, ऐसा किसने कहा है? आधुनिकता ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं वो हैं रिटजर। रिटजर ने कहा था कि आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ था? 37 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया था? सही आंसर है 2005 ईस्वी में घरेलू हिंसा कानून को पास किया गया है। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी किस प्रकार की क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में आएंगे। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया? तो सांप्रदायिकता का परिणाम भारत पाकिस्तान विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया? राइट आंसर है सन 1947 ईस्वी में। उसमें कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा था भाई, एक के बाद एक जो है ये इसके बारे में डिटेलिंग हम नहीं कर पाएंगे वरना लेट हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, अगर आप लगातार आंसर देते रहिए, घबराइए नहीं कि आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, कोशिश कीजिए कितना सही हो पाता है, कितने अपने दिमाग लड़ाते हैं, आपका नाम लिए जाए या न लिए जाए, लगातार कमेंट करते रहिए। निम्न समूहों में से किससे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? निम्न समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक संप्रदाय मानते हैं? मुस्लिम, ईसाई, सिख या पारसी? सबसे कम मात्रा में जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें सबसे कम मात्रा में कौन संप्रदाय के लोग रहते हैं? तो फिलहाल भारत में पारसी संप्रदाय जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसके अनुसार सबसे कम अल्पसंख्यक संप्रदाय के रूप में भारत में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख लेखक हैं, नहीं प्रमुख प्रेषक हैं? याद रखेंगे निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेषक हैं? बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय विनियोग या उपर्युक्त में से सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है अगर आप वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेषक बनना चाहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? समाज का निर्माण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होती है? व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सामाजिक संबंधों से, इनमें से सभी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे
ऐसे तो क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप उड़ा देंगे, याद रखिएगा। लेकिन यही सब जो भयानक परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही है उसके लिए थोड़ी सी पढ़ना है, लेकिन हंसते खेलते खुश रह करके पढ़ना है, खेलना है बस। निम्न में कौन सा एक वर्ण है, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है, याद रखिएगा, निम्न में से कौन एक वर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये ब्राह्मण एक प्रकार की क्या है, वर्ण है। इसी प्रकार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति नहीं है, तो शूद्र जाति नहीं थी, ब्राह्मण एक जाति है और एक वर्ण भी है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है। पासवान, मांझी, रविदास और कुर्मी। तो निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बिहार में एक अनुसूचित जाति नहीं है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में नहीं रखा गया है। 43 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों जनजातीय समाज में आएंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, गौर से देखिएगा। यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। यह बात किसने कहा था, सही आंसर होगा चार्ल्स कूले ने इसके बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई है। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी में। प्रश्न को देखिएगा, किस वर्ष बाल श्रम एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई है। 1986 ईस्वी में यह बनाई गई है। अगला प्रश्न है किस वर्ष संसद में 3 तलाक बिल पास किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर किस वर्ष 1917 में। याद है किस वर्ष संसद में 3 तलाक बिल पास किया गया। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2017। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की। संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने विकसित की। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र सिंह ने। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी, योगेंद्र सिंह ने। आगे बढ़ते चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह धारा नंबर 29 में दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया। भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया है। 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमि प्रबंधन, सहकारी कृषि तथा चकबंदी, ये तीनों के तीनों लागू किए गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया है। भूमि प्रबंधन, सहकारी कृषि, चकबंदी और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है। तो निम्न में से कौन सा यह एक प्रभाव है जो भारत पर भूमंडलीकरण का एक प्रभाव नहीं माना जाता है। 50वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीयकरण को भूमंडलीकरण पर प्रभाव नहीं माना जाता है। दोस्तों आज के इस सेशन में हमने कुल 50 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के लिए आपके लिए लेकर आए थे और ये सभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कल हम इसके आगे और 50 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।